जिनवर वसहीन जीन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सविदा सिरसा। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोए सव्यसाहो। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेवी की, परम पूज्य चाणाचार्य विनम्र सागर गुरुदेवी की, द्वादश संघ जिनवाणी माता की। जय बोलो विनंद सागर जी महाराज की। लोकानुपेक्षा कथन कल चल रहा था, तो उसमें अधोलोक का वर्णन चल रहा था। तो अधोलोक का वर्णन हम पुनः पढ़ लेते हैं। अधोभाग में सुमेरु की आधारभूत रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वी है। उस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे एक राजू प्रमाण जाकर थोड़ा डस्टर कहाँ है? डस्टर नहीं रखा था, ये रखा। ठीक है वो ये क्या है? अधोलोक। अधोलोक है। अब इसमें कहा जा रहा है सबसे पहले सुमेरु की आधारभूत रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वी, जिस पर सुमेरु टिका हुआ है। ये सुमेरु पर्वत में कौन सी पृथ्वी है? ये रत्नप्रभा। और उस रत्नप्रभा के नीचे एक राजू प्रमाण जाकर दूसरी शर्करा प्रभा पृथ्वी आएगी। यहाँ ये इससे एक राजू नीचे आकर क्या आएगी? शर्करा प्रभा। और इससे एक राजू नीचे बालका प्रभा, फिर रत्नशर्करा बालका पंख प्रभा, फिर धूम प्रभा, तम प्रभा, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 महातम। तो पहला नरक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और इसके नीचे यह है एक राजू विस्तार वाली कलकल पृथ्वी। तो यहाँ ये 6 भूमियाँ हैं और उसके नीचे भूमि रहित एक राजू परमाणु क्षेत्र है, वह निगोद आदि पंच स्थावरों से भरा हुआ है। तो ये इसके नीचे जो एक राजू प्रमाण पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है? ये एक राजू। तो ये कलकल पृथ्वी और वो निगोद आदि 5 स्थावरों से भरी हुई है। अब इसके आगे कह रहे हैं घनोदधि, घनवाद, तनुवाद नामक 3 बात वलय हैं। तो प्रत्येक पृथ्वी के नीचे यहाँ पर 3 बात वलय हैं। प्रत्येक पृथ्वी के नीचे घनवाद, तनुवाद, घनोदधि, तनुवाद, घनोदधि, तनु, ऐसे 3 है। सबसे पहले ऊपर होता है तनुवाद, फिर होता है घनवाद, फिर घनोदधि, तनुवाद, घनोदधि और घनवाद। ऐसे ही प्रत्येक पृथ्वी के नीचे आधारभूत हैं और इस श्लोक के नीचे भी यही 3 आधार बात वलय होती है। महाकर भी सही नहीं। पहले अंदर की तरफ तनुवाद वाला सबसे बाहर है, ऊपर की ओर होती है ना वो। जी तो आप
अब यहाँ पर तनुवात पहले आएगी, फिर उसके बाद घनवात, और यहाँ घनोदधि। ठीक है, घनोदधि मारकर तो इस प्रकार यह बात बोले के आधार पर पूरा लोक टिका हुआ है, ये जानना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं किस पृथ्वी में कितने नरक हैं, कितने बिल हैं, वो यथाक्रम से कहते हैं। पहली भूमि में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख, छठवीं में 5 कम 1 लाख और सातवीं में 5 बिल होते हैं। इस प्रकार इन बिलों की संख्या 84 लाख हो जाती है। अब रत्न प्रभा आदि भूमियों का पिंड प्रमाण क्रम से कहते हैं। यह पिंड शब्द का अर्थ है गहराई और मोटाई। तो प्रथम पृथ्वी का 1,80,000 योजन की गहराई है, यहाँ पर मोटाई तो 1,80,000 योजन की प्रथम पृथ्वी। अब बीच में क्या होता है, अब ऊपर बात बोले और नीचे ना, ऊपर क्या कहते हैं वो पंख भाग, खर भाग और उसके बाद अवुल्ल भाग, ये अवुल्ल भाग। तो पहली पृथ्वी यहाँ पर चालू होती है उसकी, ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर 1,80,000 योजन है। ये इसकी मोटाई है पहली पृथ्वी की, पंख भाग, खर भाग, वो खर भाग, पंख भाग, अवुल्ल भाग की। इसके नीचे क्या है, पूरा बात वलय है, उसके नीचे पूरी बात वलय, और उसके नीचे फिर एक राजू नीचे दूसरी पृथ्वी आती है, कहाँ गया, वो कितनी है 32,000 की। तो ये बीच में यहाँ पर भी ये बात वलय हैं, और बीच में जो दूसरी पृथ्वी यहाँ इसके नीचे ऊपर दोनों वो बात वलय हैं, और ये मात्र कितने की है 32,000 की। ऐसे ही सारी है, तीसरी 28,000 की, चौथी 24,000 की, पांचवी 20,000, छठवीं 16,000 और सातवीं 8,000 योजन पिंड जानना चाहिए। अब उन पृथ्वियों का त्रियक विस्तार चारों दिशाओं में यद्यपि 10 नाड़ी की अपेक्षा 1 राजू है। त्रियक विस्तार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1 राजू है प्रत्येक का। तथापि त्रसों से रहित जो त्रसनाड़ी के बाहर का भाग है वह लोक के अंत तक है, सो ही कहा है। तो त्रस से रहित, जो त्रस तो इसमें पाए जाएंगे, लेकिन जो लोक नाड़ी के बाहर ये यहाँ तक दोनों तरफ फैला हुआ है, लोक के अंत तक, ये लोक यहाँ तक है फैला हुआ है। सो ही कहा है कि अंत को स्पर्श करती हुई भूमियों का प्रमाण सब दिशाओं में लोकांत प्रमाण है। तो सारी की सारी भूमियाँ जो गहराई में अंदर की ओर, और तो उनका भूमियों का प्रमाण कितना है, लोक के अंत तक है, और ऐसे भी अंत तक मान सकते हैं त्रियक अवस्था में भी। अब यहाँ विस्तार की अपेक्षा त्रियक लोक पर्यंत विस्तार वाली गहराई मोटाई की अपेक्षा मेरू की अवगाहन समान 1,000 मोटी चित्रा पृथ्वी मध्यलोक है। तो ऊपर, अब सबसे ऊपर आ जाते हैं मध्यलोक। तो यहाँ कह रहे हैं यह है त्रियक लोक की अपेक्षा से 1 राजू प्रमाण है लोक पर्यंत अंत तक, ठीक है, तिरछे में कितनी है 1 राजू प्रमाण, और मेरू की अवगाहन के समान 1,000 योजन मोटी, 1,000 योजन मोटी चित्रा पृथ्वी। तो ऊपर की चित्रा पृथ्वी है वो 1,000 योजन मोटी, जितना मेरू की जड़ है उतनी ही वो चित्रा पृथ्वी की मोटाई है, मेरू की जड़ के बराबर की ऊपर की चित्रा पृथ्वी। उस पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन मोटा खरभाग है। तो नीचे दूसरा भाग खरभाग जो चित्रा पृथ्वी का, उसको 16,000 योजन का कहा है। वो नरक है। यहाँ पर जो रत्न प्रभा में जो अवुल्ल भाग आएगा, वो अवुल्ल भाग जो आपका पहला नरक कहलाता है, उसके नीचे बाकी सब नरक की भूमियाँ हैं, है ना। उससे ऊपर जो पंख अभी बता रहे हैं, चित्रा पृथ्वी जो है ऊपर की, इसकी गहराई कितनी है 1,000 योजन है, जो मेरू की जड़ के बराबर है। तो उसमें कोई नहीं रहता, वो मोटाई उसकी पृथ्वी की है, उसमें खजाना, हीरा, जवाहरात, पन्ना सब उसी के अंदर है,
खनिज तेल जो निकलता है ना, वो चित्ता पृथ्वी से निकलता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? उस चित्ता पृथ्वी की छत पे रहते हैं, ऊपर नरक की छत पे। तो यहाँ अब यहाँ कह रहे हैं उसके नीचे जो 1000 योजन मोटी चित्ता पृथ्वी है, उसके नीचे 16,000 का खरभाग है। ये क्या है? खरभाग 16,000 योजन का। और उसके खरभाग के नीचे 84,000 योजन मोटा पंख भाग है। 84,000 योजन का पंख भाग। तो टोटल कितना हो गया? ये 1 लाख हो गया। 84 और 16 1 लाख योजन हो गया। और उसके नीचे 80,000 योजन का अवुल्य भाग है। तो ये अवुल्य भाग, तीसरा भाग 80,000 योजन का है। तो टोटल कितना हो गया? 1,80,000 योजन हो गया, है ना। तो तीनों को, खरभाग, पंख भाग, अवुल्य भाग। चित्रा पृथ्वी तो कोई भाग नहीं है, उसकी मोटाई इतनी है ऊपर की। जैसे अपन लेंटर डालते हैं ना छत का, कितना इंची लेंटर डाल रहा है? 10 इंची, 15 इंची। वो ऐसे ही चित्रा पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 1,000 योजन। लेकिन उसके नीचे के जो भाग है उनकी मोटाई बताई गई है यहाँ पर 1,80,000 योजन। ठीक है। उसके नीचे के भाग में 80,000 योजन मोटा अवुल्य भाग हो गया। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी खर भाग, पंख भाग, अवुल्य भाग भेदों से 3 प्रकार की जाननी चाहिए। तो ये रत्न प्रभा पृथ्वी जो है 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें पहले भाग में अब बता रहे हैं कौन रहता है। उसमें ही खर भाग में असुर कुमार देव को छोड़कर, खर भाग में असुर कुमार देव को छोड़कर बाकी के 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं खर भाग में। ठीक। दूसरे और राक्षसों को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतरवासी देव भी यहीं रहते हैं खर भाग में। तो कितने प्रकार के लोग हो गए? 9 + 7 बराबर 16 प्रकार के देव खर भाग में रहते हैं। 9 प्रकार के भवनवासी, 7 प्रकार के व्यंतर, ऐसे 16 प्रकार के देव खर भाग में रहते हैं। और पंख भाग में जो दूसरा भाग है, कीचड़ की समान प्रभाव वाला पंख भाग, उसमें मात्र भवनवासियों के जो 1 बचे थे असुर कुमार, वो रहते हैं। और व्यंतरों के जो 1 राक्षस बचे थे वो रहते हैं। तो ऐसे वह 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, 10 प्रकार के वनवासी होते हैं। 1 प्रकार के जो बचे असुर कुमार और राक्षस, वो पंख भाग में रहते हैं। ठीक। अब अवुल्य भाग, तीसरा भाग है इसका, उसमें पहला नरक है। अवुल्य भाग में 80,000 योजन का जो अवुल्य भाग है, उसमें पहले नरक है। वो पहले नरक में बहुत सारे नारकी रहा करते हैं। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। बहुत से खनों मंजिलों वाले महल के समान नीचे नीचे सब पृथ्वियों में अपनी अपनी मोटाई में नीचे और ऊपर 1,000 योजन छोड़कर बीच का भाग है उसमें पटल होते हैं। तो यहाँ पर जो पृथ्वियाँ हैं, इन पृथ्वियों में ऊपर और नीचे दोनों ओर 1,000 योजन छोड़कर बीच में ये पटल होते हैं। जो पृथ्वी कही ना आपकी, क्या सॉरी, नीचे सब पृथ्वियों में अपनी अपनी मोटाई में नीचे ऊपर 1,000 योजन छोड़कर, जो यहाँ पर कितनी हजार योजन की बताई थी? 32,000 योजन की पृथ्वी बताई थी ना ये। तो 32,000 योजन की पृथ्वी में ऊपर 1,000 योजन छोड़ दो और नीचे 1,000 योजन छोड़ दो। बीच में क्या होते हैं? पटल होते हैं। इसी में ही छोड़ना है, इधर तो बात बोले हैं। इसमें 32,000 योजन की भूमि में जो दूसरी पृथ्वी है, उस 32,000 योजन की, उसमें 1,000 योजन ऊपर नीचे छोड़ के बीच में क्या पाए जाते हैं? पटल पाए जाते हैं। भूमि में क्रम से वे पटल पहली पृथ्वी में 13 हैं, दूसरी में 11 है, तीसरी में 9 है, चौथी में 7 है, पांचवी में 5 हैं, छठवीं में 3 और सातवीं में 1 पटल है। ऐसे कुल मिलाकर 49 पटल होते हैं। पटल का मतलब मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल। ऐसे ही पहले नरक में कितनी मंजिल हैं? 13 मंजिल हैं, 13 पटल हैं, 13 पटल के नरक हैं। और दूसरी में 11, तीसरी में 9 और चौथी में 7, पांचवी में 5, छठवीं में 3 और सातवीं में 1 मंजिल। ऐसे सब 49 मंजिलों के 7 पृथ्वियाँ हैं टोटल मिला के, है ना। पटल का अर्थ क्या है? पटल का अर्थ है प्रस्तार, इंद्रक अथवा अंतर भूमि।
तो जितने इंद्रक उतने ही पटल, 49 ही इंद्रक होते हैं, 49 ही पटल होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पटल, हाँ वो उसी से गिनते हैं। तो यहाँ बता रहे इंद्र क्या होता है, बता रहे रत्न प्रभा पृथ्वी के सीमंतक नामक पहले पटल में ढाई द्वीप के समान संख्यात 45 लाख योजन विस्तार वाला जो मध्य बिल है उसकी इंद्रक संज्ञा है। तो यहाँ ये पहला जो नरक है ये खरभाग, पंखभाग और अवुल्ल भाग है ना। तो इसमें दूसरी है, तो इस अवुल्ल भाग में क्या बता रहे हैं, जो इंद्रक बिल होता है सेंटर में, जैसे कि यहाँ देख लीजिए ऊपर पटल होते हैं ना ये ऐसे मंजिल वाइज। एक तो इसका मार्कर निकालना इसमें से। अब इन पटलों में बीचों बीच में सेंटर में सब जगह एक एक इंद्रक होता है, इंद्रक बिल जो बीचों बीच सेंटर में होता है। जैसे कि अपन ने बीच में सेंटर में बनाया, अब इसके चारों ओर इस दिशा में विदिशाओं में ये श्रेणीबद्ध बिल है, 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में, ऐसे 8 दिशाओं में ये श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, जो श्रेणी से है, क्रम से, लाइन से। बीचों बीच में जो होगा वो इंद्रक होगा, और इसी के अत तत्व ऐसे बिखरे हुए जो होते हैं ये पिकीड़क कहलाते हैं। इनकी कोई क्रम नहीं होता है, कि वो इंद्रक है जो बीचों बीच में है। तो यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है कि अब यहाँ पर देखिए जो बीचों बीच में जो बिल है ये कितने का है, 45 लाख योजन का। जितना बड़ा हमारा ढाई द्वीप है उतना बड़ा पहले पटल का वो इंद्रक बिल है ना। तो ढाई द्वीप के समान प्रथम पृथ्वी के सीमंतक नामक पहले पटल में ढाई द्वीप के समान पहला 45 लाख योजन विस्तार वाला मध्य बिल है, उसकी इंद्रक संज्ञा है। उस इंद्रक के चारों दिशाओं में प्रत्येक दिशा में असंख्यात योजन विस्तार वाले 49 बिल हैं। तो प्रत्येक दिशा में 49 बिल हैं। ये दिशा में ये श्रेणीबद्ध बिल कितने हैं, 49 प्रत्येक दिशाओं में। जी असंख्यात, ये तो संख्यात था 45 लाख योजन का, लेकिन इनका कोई संख्या नहीं है, असंख्यात योजन वाले हैं। एक बिल असंख्यात योजन वाला है श्रेणीबद्ध। इसी प्रकार चारों विदिशाओं में प्रत्येक विदिशा में पंक्ति रूप 48 बिल हैं, और यहाँ विदिशाओं में 48 बिल हैं। ये भी असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इंद्रक बिल की दिशा और विदिशाओं में जो पंक्ति रूप बिल हैं उनको श्रेणीबद्ध संज्ञा दी है, ठीक है ना। दिशा और विदिशाओं में श्रेणीबद्ध हैं, क्रम से होते हैं। और चारों दिशाओं विदिशाओं के बीच में पंक्ति के बिना बिखरे हुए पुष्पों के समान जो हैं, ये बिखरे हुए पुष्पों के समान ये क्या हैं, प्रकीर्णक कहलाते हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं, संख्यात असंख्यात योजन विस्तार के दोनों प्रकार के होते हैं। संख्यात वाले ही मिक्स हैं इसमें और असंख्यात वाले ही मिक्स हैं। तो बिखरे हुए पुष्पों के समान संख्यात योजन और असंख्यात योजन विस्तार वाले जो बिल हैं उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के बिल इन नरकों में पाए जाते हैं प्रत्येक पटल में। ये पटल की व्यवस्था है। ऐसे इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप से 3 प्रकार के नरक हैं। तो एक इंद्रक नरक हो गया, श्रेणीबद्ध नरक हो गए और प्रकीर्णक नरक हो गए। ऐसे 3 प्रकार के नरक बिल हैं या नरक कहो। इस प्रकार प्रथम पटल का व्याख्यान जानना चाहिए। इसी प्रकार पूर्वोक्त जो 7 पृथ्वियों में 49 पटल हैं उसमें भी बिलों का ऐसा ही क्रम है, सब में इसी प्रकार की संरचना है।
ठीक, बीचों बीच में इंद्रक, उसके चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध और बिखरे हुए पुष्पों के समान प्रकीर्णक, ऐसी ही पूरी में रचना की गई है 7 नरकों में। किंतु प्रत्येक पटल में 8 दिशाओं के श्रेणीबद्ध बिलों में से एक एक बिल घटता गया है, बस ये अंतर है प्रत्येक पटल में। जैसे कि यहाँ से पहले पटल से दूसरे पटल में आएंगे तो यहाँ 49 थे दिशाओं में 49 थे, तो वहाँ के 48 रह जाएंगे, और विदिशाओं में 48 थे तो 47 रह जाएंगे। ऐसा यहाँ कहा जा रहा है कि हर पटल में एक एक बिल कम होता जाएगा। प्रत्येक पृथ्वी से घटता गया, अतः 7वीं पृथ्वी के में चारों दिशाओं में एक एक बिल ही रह जाता है। तो 7वीं पृथ्वी में क्या होता है, बीच में इंद्रक और चारों दिशाओं में एक बिल इधर, एक बिल इधर, एक बिल, ऐसे 5 बिल ही होते हैं यहाँ। हाँ, इंद्रक तो रहेगा ही रहेगा, श्रेणीबद्ध घटते जाएंगे, प्रकीर्णक भी घटते जाएंगे, लास्ट में 5 ही बचते हैं, क्योंकि सब में बिलों की संख्या निश्चित है ना। सब पहले में कितनी बताई थी, 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, कम होती जा रही है। तो कम होती जा रही है तो घटाने पड़ेंगे नहीं, इसी प्रकार से। हाँ, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख तो कम होते जा रहे हैं, तो घटते जाते हैं नीचे नीचे। रत्न प्रभा पृथ्वियों के नारकियों के शरीर की ऊंचाई कहते हैं। अब इनके शरीर की हाइट कितनी होती है बताते हैं। प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई है। तो पहला पटल जो होता है अवल भाग में, यहाँ कितनी ऊंचाई है, 3 हाथ की, 3 हाथ की ऊंचाई। 3 हाथ कितना होता है, 1 हाथ लगभग 1.5 फीट का होता है ना। तो ऐसे 3 हाथ कितने हो गए, 1.5, 3, अच्छा 1.5, 4.5 फीट का लगभग वहाँ पर नारकी होता है पहले पटल में। ये एक उसी की हाथ की नहीं होती है, ये एक स्टैंडर्ड माप होता है। वो स्टैंडर्ड माप वहाँ से नपता है 8 जूं, फिर 8 जूं के बराबर 8 जौ, फिर 8 जौ से अंगुल, फिर अंगुल से हाथ, 24 अंगुल से हाथ बने, 1 हाथ बनेगा। तो वो स्टैंडर्ड माप वहाँ से चलेगा, अपने हाथ से कुछ नहीं होता है। वो पूरा स्टैंडर्ड माप बना हुआ है कि आप पहले 8 जौ लगाओगे क्रम से, और 8 जौ से लगने के बाद जो जितनी लंबाई होगी 1 अंगुल बनेगा। फिर ऐसे 1 अंगुल से इकट्ठे करते आप 24 अंगुल लगाओगे तब 1 हाथ बनेगा। अपने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी इतनी से तुम्हारा इतना सही निकलेगा क्या, है ना। तो वहाँ स्टैंडर्ड माप लिया गया है, जो आगम में वही है, रथ रेणु, तस रेणु और आदि आदि, लीख, जूं, जौ, अंगुल, सब क्रम से है, समझना चाहिए, है ना। तो इसके आगे प्रथम पटल में 3 हाथ ऊंचाई है। यहाँ से क्रम से बढ़ते हुए 13वें पटल में 7 धनुष। पहले 3 हाथ की है, वो तो 4.5 तो फुट हो गए, तो वो 3 हाथ की ऊंचाई है, वो तो फुट में कन्वर्ट कर दिया था। हाथ में अभी हाथ में समझ लेते हैं, हाथ लिख लो। तो 3 हाथ की ऊंचाई पहले पटल में है, फिर उसमें बढ़ते बढ़ते 13वें पटल में 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल की ऊंचाई हो जाती है। जो प्रथम नरक का अंतिम पटल है 13वां, इसमें 7 हाथ, 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल की इसमें अंतिम पटल के नारकी की ऊंचाई हो जाती, बढ़ती है। देखो ऊंचाई बढ़ती जा रही है और योजन कम होते जाते हैं। ये 80,000 योजन का है, फिर 32,000 योजन की रह जाती है दूसरी पृथ्वी, फिर और कम होती जाती है और उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो जगह कम होती जाती है और वो बढ़ती जाती है। दुख तो है ही वहाँ पे, सब दुख मिलते हैं, कुछ नहीं छूटता वहाँ। तदंतर दूसरी आदि पृथ्वियों के अंत के इंद्रक बिलों में दूनी वृद्धि करने से 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई हो जाती है। तो अंत में जाकर 7वें नरक का जो बिल है यहाँ पर कितनी हो जाती है, 500 धनुष की ऊंचाई।
हाँ यहाँ 250 होती है। अंतिम पटल की है ये, अंतिम पटलों की है। तो इससे दूनी दूनी करते जाओ। 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल की दूनी करेंगे तो 7 दूनी 14 और 6 हाथ हो गए। तो 6 को कन्वर्ट एक इधर हो जाएगा धनुष, क्योंकि 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो 15 धनुष 2 हाथ और यहाँ अंगुल कितने हो गए थे, इसकी दूनी करेंगे 12 अंगुल, 2 हाथ 12 अंगुल, ये दूना हो गया। अब इसके दूनी करेंगे, दूनी करने के बाद क्या होगा, इंद्रक बिलों में, ये इंद्रक बिलों की ऊंचाई है ना। तो ये दूसरे पटल के अंतिम की इंद्रक बिल की ऊंचाई। अब इसके बाद फिर दूनी करेंगे इसको, प्रत्येक पटल की है ना ये। अब इसके बाद फिर दूनी करेंगे तो 30 धनुष 30 31 हो जाएंगे, क्योंकि 4 हाथ है ना, 4 और इसके 2 4 हो जाएंगे। 31 धनुष 12 अंगुल, 12 का डबल करेंगे 24 अंगुल। तो 24 अंगुल का एक हाथ होता है। तो 12 धनुष 31 धनुष 1 हाथ, इंद्रक बिल है। तो दूसरे वो पृथ्वी का दूसरा, पहले पटल का तो ये हो गया, ये अंतिम पटल का था। पहली पृथ्वी के अंतिम पटल का ऊंचाई इतनी है, फिर इसका दूसरी पृथ्वी के अंतिम पटल वो इंद्रक बिल की नारकी की ऊंचाई ये है, फिर दूसरे पटल वो दूसरी पृथ्वी के दूसरे पटल की ये है। ऐसे दूनी दूनी बढ़ती जाती है क्रम से। अंतिम पटल की ऊंचाई कितनी है, पहली पृथ्वी के पहले नरक के इंद्रक बिल की अंतिम जो इंद्रक बिल है अंतिम पटल का, उसकी में रहने वाली नारकी की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल है। अब दूनी दूनी करते जाओ प्रत्येक इंद्रक बिल में, प्रत्येक इंद्रक बिल में दूनी दूनी करनी है। तो जैसे मानो दूसरे नरक में कितने इंद्रक बिल बताए, कितने पटल बताए, 11 बताए ना। तो 11 बार 13 तो पहले में है, दूसरे में 11 है। तो 11 बार दूना दूना करना है अपन को, है? क्यों? ढाई सौ, इसका 125, 31 हाथ, 31 धनुष, एक ही याद आएगा किसमें, आ गया ना 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल आया। तो यहाँ 31 धनुष 1 हाथ आएगा ना, तो 4 हाथ 2 हाथ क्यों बोल रहे आप, तो 1 हाथ ही आएगा। और यहाँ पर 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल, और यहाँ पर ये आ ही गया था 7 हाथ 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल। ये प्रत्येक पृथ्वी के अंतिम पटलों की ऊंचाई है। अंतिम पटल में जो इंद्रक बिल है उसकी ऊंचाई है। तो अंतिम में कितनी थी, 7वें में 500 धनुष की ऊंचाई, उससे आधी करेंगे तो 250 अंतिम इंद्रक बिल की। 6वीं पृथ्वी के 5वीं पृथ्वी के अंतिम इंद्रक बिल की 125 धनुष। 4थी पृथ्वी के इंद्रक बिल की 62 धनुष, 62.5 धनुष। और तीसरी पृथ्वी के इंद्रक बिल की 31 धनुष 1 हाथ, और दूसरे पृथ्वी के इंद्रक बिल की 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल, और पहले की ये। तो ऐसे दूनी दूनी बढ़ती गई है, यहाँ से दूना यहाँ से दूना। तो 500 धनुष की ऊंचाई वाला नारकी होता है। जितनी ऊंचाई यहाँ पर आदिनाथ भगवान की थी, भरत चक्रवर्ती की थी, उतनी ऊंचाई 7वें नरक के नारकी की होती है। 500 धनुष की। ऊपर के नरक में जो उत्कृष्ट ऊंचाई है उससे कुछ अधिक नीचे के नरक में जघन्य ऊंचाई है। तो जो यहाँ उत्कृष्ट ऊंचाई बताई ना 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल, तो यह दूसरे पृथ्वी के प्रथम पटल की इससे कुछ अधिक जघन्य ऊंचाई है। कुछ अधिक, थोड़ा सा बढ़ता है, वो हानि चैन निकालते ना अपन,
नहीं, वो हानिचय निकलता है, उस हानिचय से पूरा आगे की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो जब गणित पढ़ाएंगे तो उसमें हानिचय निकालने का सूत्र भी है। तो ऊपर कितनी कुछ अधिक हो जाती है, यहाँ पर इसकी जघन्य ऊंचाई इससे कुछ अधिक होती है। पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट ऊंचाई से दूसरी पृथ्वी की जघन्य ऊंचाई कुछ अधिक है। इस प्रकार पटलों में भी जानना चाहिए। तो धीरे धीरे वो ऊपर के पटलों से बढ़ती बढ़ती जानना चाहिए प्रत्येक पटल में। तो यहाँ की जो अंतिम है इससे इसकी जो पहले नरक की है उससे कुछ अधिक यहाँ होगी। ऐसे ही प्रत्येक पटल में प्रत्येक नरक में होती है। नारकी जीवों की आयु का प्रमाण कहते हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में जघन्य 10,000 वर्ष की आयु है। तो प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में कितनी आयु है? जघन्य 10,000 वर्ष की आयु है। तत्पश्चात आगम में कहे हुए क्रम अनुसार वृद्धि से अंत के 13वें पटल में 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। तो अंतिम 13वें पटल में कितनी है? 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। बहुत आयु है। हाँ। अब जो पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट है वो दूसरी पृथ्वी की जघन्य होती है, ऐसा होता है। तो प्रथम पृथ्वी के पटल जो हो गया था, इसके आगे इसके अनंतर दूसरी पृथ्वी में 3 सागर, तीसरी में 7 सागर, चौथी में 10, पांचवी में 17, छठवीं में 22 सागर, सातवीं में 23 सागर उत्कृष्ट आयु है। जो पहली पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु है उससे 1 समय अधिक दूसरी में जघन्य आयु है। 1 समय अधिक करेंगे जघन्य आयु निकल आएगी प्रत्येक पृथ्वी की। प्रत्येक इसी तरह जो पटल में उत्कृष्ट आयु है सो दूसरे में समयाधिक जघन्य है। तो ऐसे पहले पटल में जो उत्कृष्ट आयु है वो से 1 समय अधिक दूसरे पटल की जघन्य आयु है। एक समय बढ़ा दो बस। अरे तो बढ़ाने वृद्धि तो करनी पड़ेगी ना दूसरे की जघन्य बनाने के लिए। तो वो लेकिन वो समय बहुत छोटा होता है, इसीलिए अपन कहते हैं उतनी ही है, वो बहुत नगण्य हो जाता है सागर के सामने। तो 1 समय अधिक जघन्य आयु है। जब सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो 1 समय भी बहुत वो काउंटिंग में और उसमें मैथमेटिक्स में 1 समय का भी बहुत महत्व है। ऐसे ही 7वीं पृथ्वी तक जानना चाहिए। निज शुद्ध आत्मानुभव रूप निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण जो तीव्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उनसे परिणित असंगी पंचेंद्रिय सरठ, सरठ माने गोह आदि पक्षी, सर्प, सिंह, स्त्री की क्रम से रत प्रभा पृथ्वी 6 पृथ्वियों तक जाने की शक्ति है। तो अब यहाँ उनमें से कह रहे हैं उनमें उनसे परिणित असंगी पंचेंद्रिय पहली पृथ्वी में जाते हैं। सरठ, गौ आदि पक्षी, ये पक्षी कहाँ तक जाएंगे? दूसरी पृथ्वी तक जाएंगे, नरक में जाएंगे। पंचेंद्रिय पक्षी जो मन सहित हैं वो दूसरी पृथ्वी तक जाएंगे।